अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम देखेंगे सीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स, और हमने ये भी देखा था कि टैली मार्क्स क्या होते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और इजी था। आज हम देखेंगे कि सीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। So it is a total frequency of a table from its one end to a certain value, यानी कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एक खास बाउंड्री के अंदर देखते हैं, यानी कि हम एक खास बाउंड्री के अंदर देखते हैं कि हमारा डाटा कितना लाई करता है, उस बाउंड्री के अंदर कितना एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के, एक होता है लेस देन और दूसरा होता है मोर देन। इनके लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है और यहाँ वेट ऑफ 60 एप्पल्स की वो एग्जांपल है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ये है वो बेसिकली एग्जांपल, और इसका जो गिवन डाटा है वो ये है। ये आपका 60 एप्पल्स का डाटा था जिसका हमने लास्ट टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था। इसमें हमने क्लास वेट, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बनाया था। अगर आप बाउंड्रीज को देखें तो अगर मैं आपको ये रिवाइज कर देती हूँ कि बेसिकली बाउंड्रीज कैसे बनती है। आपने जो क्लासेस बनाई होती हैं उसमें जो आपकी फर्स्ट पॉइंट पर आप 0.5 माइनस करते हो, और लास्ट वाले में आप 0.5 प्लस करते हैं, और इस तरह से आपकी पूरी क्लास बाउंड्री बन जाती है, आपकी लोअर क्लास बाउंड्री, आपकी हायर क्लास बाउंड्री। अगर आपने लेस देन टाइप सीएफ बनाना है, यानी कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो ये बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर अपना जो आपने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज बनाई है, बेसिकली आपने वो लेनी है यहाँ पर, और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काउंट करके लिखते जाना है। यहाँ पर आपके दो कॉलम्स बनेंगे। अब लेस देन का मतलब ये है कि आपके पास जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इसमें दिस इज योर लोअर, दिस इज योर हायर। लोअर क्लास बाउंड्री को लेंगे और इससे लेस देन जितने भी नंबर आपके ऊपर दिए गए डाटा में एग्जिस्ट करते होंगे वो आपने लिखते जाना है। 64.5 से लेस देन इसमें से जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो आपने लिख देने हैं। तो लेस देन तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सिमिलरली द नेक्स्ट वन कौन सा है आपका 84.5। इसी तरह उससे नेक्स्ट 104.5, 124.5, यहाँ तक सो ऑन करते करते आप 184.5 तक आएंगे। यानी कि एक एक आपने पकड़ते जाना है और यहाँ से आपने देखना है उनसे लेस कितना, लेस देन नंबर कहाँ कितने एग्जिस्ट करते हैं इस गिवन नंबर टेबल में से, और यहाँ पर आपने नोट करते जाना है। तो पहले में 0, दूसरे में 9, तीसरे में 19, तीसरे में, फोर्थ में 36, सो ऑन करते करते लास्ट में आपको टोटल 60 अपनी वैल्यूज मिल जाएंगे। 60 आपको से, तो एंड में आपका आंसर भी 60 आना चाहिए फॉर लेस देन। अब यहाँ पर आता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपने क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी उसमें से जो सबसे लोएस्ट थी 64.5, उससे ग्रेटर आपने जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं इन द गिवन डाटा, आपने उसे काउंट करना है और लिखते जाना है। तो 64.5 में 106 भी ग्रेटर है, 107 भी ग्रेटर है, 76, 82, 109, 107, ये सारे के सारे नंबर जो कि गिवन है ये सारे के सारे ग्रेटर हैं, ग्रेटर देन 64.5। तो आपने काउंट करने और यहाँ पर लिख देना है। तो टोटल 60 नंबर जो थे वो 64.5 से ग्रेटर थे, आपने ये नंबर लिख दिए। सिमिलरली यहाँ पर 84.5 से जितने भी ग्रेटर हैं आपने यहाँ पर 51 लिख देने हैं, और इसी तरह काउंट करते करते एट दी एंड जब आप 204.5 पर आएंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अगर आप गौर करें यहाँ पर इन दोनों टेबल्स में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पहले 64.5 से लेस आपने फाइंड आउट किया था लेस देन में, और उसी 64.5 से मोर देन वैल्यूज आपने फाउंड की इन मोर देन कम्यूटेटिव टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, एक तो ये इसमें कॉमन थिंग हो गई। दूसरी इसमें एक चीज और नोट करने वाली ये है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जब आपने रिजल्ट बनाया तो पहले 60, फिर 55, फिर 51, यानी कि आपका जो 60 था, यानी कि टोटल 60 एप्पल्स का डाटा था, तो 60 आपका सबसे लास्ट में आता है। एज कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पर देखें मोर देन में, तो 60 आपका सबसे ऊपर आया है, फ्रंट पे आया। तो इस तरह से आप सी एफ फाइंड आउट कर सकते हो। आपको गिवन होगा कि आपने लेस देन सी एफ फाइंड आउट करना है या मोर देन सी एफ फाइंड आउट करना है।
उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करें, अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया और हमने सीएफ देखा। उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप जब आप टेबल को रीड आउट करते हो तो आप ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर पाते हो, आप ग्रुपिंग में ही कहीं लॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आती कि फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता चलता कि अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 18 से 30 के दरमियान कौन कौन सा डाटा एग्जिस्ट करता है। आपको इतना तो पता है 8 नंबर एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल। 8 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, आपको इतना तो पता है, चल जाता है। बट कौन कौन से वाइट नंबर है ये आपको नहीं पता चलता। तो आप इस चीज, ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एक तरह का टेबल ही कह सकते हैं, बट ये काफी इफेक्टिव है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है स्टेम और एक है लीफ। स्टेम की बात करें इन रियल लाइफ तो स्टेम का मतलब होता है तना और लीफ का मतलब होता है पत्ता। तो स्टेम का मतलब होता है इन दिस टेक्निक लीडिंग डिजिट, और लीफ का मतलब होता है इन दिस टेक्निक इज ट्रेलिंग डिजिट। सो यहाँ पर हम जब स्टेम और लीफ बनाते हैं तो हम इन दोनों के दरमियान एक वर्टिकल लाइन डालते हैं जो कि डिवाइड करता है स्टेम को और लीफ को। और ये दिस इज माई स्टेम एंड दिस इज माई लीफ, यानी कि लेफ्ट साइड पर मेरा स्टेम होगा और राइट साइड पर मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग लीव्स होंगे। अच्छा, आपके पास इसी तरह इसके अगेंस्ट मल्टीपल्स, यहाँ दो तरीके हैं स्टेम और लीफ को लिखने के। या तो आप एक स्टेम लिखें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल लीव्स लिख दें, या फिर आप मल्टीपल स्टेम लिखें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल लीव्स लिख दें। दिस इज योर चॉइस कि आप दोनों में से कौन सा मेथड करना चाहते हैं। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इज यूजफुल स्टेप फॉर लिसनिंग द डाटा इन एन अरे। अगर मेरे पास डाटा है काफी सारा, अगर अरे में मल्टीपल डाटा है और मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, तो स्टेम और लीफ का जो मेथड है इज वेरी गुड थिंग। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। उसने कहा है कि मेरे पास 30 पेशेंट्स हैं और मेरे पास इन 30 पेशेंट्स का डाटा ये गिवन है। आपने इसका स्टेम और लीफ डिस्प्ले जो है वो अरे, ये मेरी बेसिकली अरे और उसमें ये डाटा है और आपने इसका स्टेम और लीफ डिस्प्ले बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला मेथड अडॉप्ट करूंगी जो कि सिंपल भी है और इजी भी है। दोनों वैसे सिंपल है बट माय चॉइस इज फर्स्ट वन। सो फर्स्ट में मैं पहले कॉलम में स्टेम लिखूंगी और दूसरे कॉलम में लीफ लिखूंगी। स्टेम का मतलब ये है कि यहाँ पर लीडिंग डिजिट और दूसरा लीफ का मतलब है ट्रेलिंग डिजिट। अगर आप बात करें यहाँ पर तो स्टेम बेसिकली क्या होता है, स्टेम का मतलब होता है अगर मेरे पास 48 है तो 4 इज माई स्टेम एंड 8 इज माई लीफ। सिमिलरली अगर मैं 31 की बात करूँ तो 3 इज माई स्टेम एंड 1 इज माई लीफ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 5 इज माई स्टेम एंड 4 इज माई लीफ। यहाँ पर आपने इस तरह से स्टेम एंड लीफ लिखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आपने इसको अरेंज फॉर्मेट में लिखना है। अरेंज फॉर्मेट का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो और आपका एक फॉर्मेट बने, एक पैटर्न बने डाटा में। तो इसमें से आपने सबसे पहले आपने सबसे छोटा स्टेम, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो सबसे छोटा स्टेम फाइंड आउट करेंगे। 4 3 5 3 1, 1 इज माई स्मॉल स्टेम। इसके अलावा 1 से छोटा तो कोई भी नहीं है, 0 तो नहीं है, तो 1 जो है मेरा सबसे छोटा स्टेम, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी। सो 1 इज माई स्टेम। अगर मैं देखूं कि इसके अलावा 1 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा 1 का से स्टार्टिंग पॉइंट नंबर और कोई भी नहीं है। इट मीन्स मेरे पास दो नंबर ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग जो है वो स्टेम है। स्टार्टिंग जो है वो मेरा 1 है तो 1 इज माई स्टेम। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखने है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर
इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने जो रीड किया उसमें से सबसे पहले आया है 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। उसके बाद अगेन मुझे मिला 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। ये नहीं कि ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट है। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा कि 1, उसके बाद 8 और उसके बाद 2। इट मीन्स पहले 18 लिखा हुआ है इन दिस डाटा, उसके बाद मेरे पास 12 है इन दिस गिवन डाटा। इस तरह से हम इसे रीड करते हैं और लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 1 के बाद मेरे पास 2 आना चाहिए। 2, यस 2 इज अवेलेबल हियर। इसके अलावा 2 और कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। इसके अलावा 2 कहीं पर भी नहीं। 1 के बाद चूंकि 2 आता है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी, क्योंकि 2 से रिलेटेड डाटा है अवेलेबल यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी। 2 इज माई स्टेम। और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कौन से नंबर होंगे, पहला है 9, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 7, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब मैं इसे रीड करूंगी तो इजीली मैं इसे पढ़ सकती हूँ। पहला मेरे पास क्या आएगा 29, फिर 26 एंड 27। सिमिलरली इसी तरह करते करते आप और अपना पूरा स्टेम एंड लीफ का टेबल बनाएंगे। अगर आप इसको, दिस इज माय टेबल, अगर मैं इसको रीड करने के बाद यहाँ पर डाटा लिखूं तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये सेम एग्जैक्टली डाटा ऊपर ऊपर जो मैंने देखा है पढ़ा है, सेम एग्जैक्टली वही डाटा है। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी उन्होंने वैसा ही स्टेम एंड लीफ का बताया है। ये ऊपर वाली एग्जांपल जो हमने लास्ट लेक्चर में एनुअल डेथ रेट की पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। ये आपने खुद करना है। अब आ जाते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में। What is graphical representation and why we need it? The question is, what is graphical representation and why we need it? So graphical representation का मतलब ऑब्वियसली बात है कि जब हम अपना डाटा टेबल की फॉर्मेट में लिखते हैं और तो वो हमारा टेबुलर फॉर्म, उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डाटा, यानी कि वो टेबुलेशंस में। बट अगर हम उसको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल शो करवाएं तो वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टूडेबल होता है एज कम्पेयर टू टेबुलेशन। यानी कि उसको टेबल को भी पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। बट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हम ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने डाटा को समझ सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन कितनी तरह की होती है, अगर हम अपने आप को अपने डाटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 2 तरह की बेसिकली विजुअलाइजेशन होती है, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। The basic difference between graph and diagram is that graph is a representation of data in continuous curve। यानी कि कर्व की फॉर्मेट में जब हम अपने डाटा को शो करवाते हैं, कंटिन्यूस कर्व की फॉर्म में जब हम अपने डाटा को शो करवाते हैं, दिस इज ग्राफ। However in डायग्राम जो है मेरी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में हो सकती है। यानी कि अगर मेरे पास एक डाटा है और वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है, उसकी डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी डायग्राम। बट अगर मेरा एक डाटा है, एक ही क्लास से बिलोंग करता है, एक ही ग्रुप है, बट वो कंटिन्यूसली चेंज हुआ है, तो उसके लिए मैं अपना ग्राफ बना सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए ग्राफ जो है वो बेस्ट है। अब हम आ जाते हैं डायग्राम्स की तरफ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायग्राम्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 टाइप्स बताई हैं। पहली है लीनियर, जिसको हम 1 डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं। दूसरी है एरियल, जिसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। तीसरी है क्यूबिक, जिसे हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। इसके अलावा पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम्स आ जाते हैं। सिंपल बार चार्ट की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम लीनियर और 1 डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम में सिंपल बार आ जाते हैं, मल्टीपल बार आ जाते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट्स आ जाते हैं, जो कि 1 डायमेंशनल बार चार्ट 1 डायमेंशनल डाटा के लिए यूज होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सिंपल बार चार्ट। तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली बार हम बनाते हैं। बार एक लाइन की फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पर शो हो रही है बार। ये 2 तरह की हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकती है और एक वर्टिकल हो सकती है। अभी हमें वो वर्टिकल दी गई है, और इसकी जो लेंथ होती है वो हमें हमारे डाटा की बेसिक
इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इसकी लेंथ अगर बड़ी है छोटी है तो हमारा डाटा इस वक्त कितना पीक पर है या कितना लो है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ, एक्सप्लेनेशन आप इसकी खुद पढ़ लीजिएगा और अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें। तो इसकी मैं डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ आती हूँ। तो ड्रॉ अ सिंपल पार्ट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल का जो टर्नओवर है कंपनी का उसको आपने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग बार चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ईयर्स और सेकंड में आ जाता है टर्नओवर, यानी कि कितने उसने इनकम की है यहाँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में सारी के सारी ईयर्स आपने फाइंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं एंड वाई एक्सिस में आपने टर्नओवर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स अरेंज फॉर्मेट में आपने यहाँ पर एक स्केल बनाकर शो करवाना है। अगर मैं मैक्स इन मिनिमम टर्नओवर की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम टर्नओवर है 38,000 और मैक्सिमम है आपका 58,000। जब आप स्केल बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी से एक कहीं से भी यानी कि 38,000 से तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक स्केल बनाएंगे अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल 10,000 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि थाउजेंड्स में वैल्यू 10,000 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम हम 70 तक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर ग्राफ करेंगे। 180 की बात की जाए इसको हमने अरेंज फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ पर हमने अरेंज फॉर्मेट में लिख दिया और इसके लिए हमने एक स्केल रेडी कर लिया। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एंट्री की 1980 यानी कि 1980 की, तो यह है 38,000। तो अगर आप 38,000 को देखो तो 30 और 40,000 के दरमियान कहीं पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि 40 के करीब 38 होगा। तो मैंने यहाँ तक एक पूरा का पूरा चार्ट बना लिया। सिमिलरली 1981 की बात करें तो 45,000 इसकी वैल्यू, तो 40 और 50 के दरमियान 45,000 होगा इन द मिड। आपने इसके मिड तक एक लाइन बनाई और यहाँ पर इसको ग्राफ कर लिया। इसी तरह 1982 48,000 50 से बिल्कुल नीचे थोड़ा सा, ये यहाँ पर आपने इसको ग्राफ किया। तो इस तरह आपने बार ग्राफ चार्ट जो है वो शो कराना, कि बहुत सिंपल और इजी है। अब यहाँ पर आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट। आप सिंपल बार चार्ट की बात करें तो एक टाइम में एक बार एक वैल्यू को यानी कि एक डाटा को रिप्रेजेंट करा होता है। जैसे कि ये एक एंट्री को एक टाइम में एक एंट्री को एक बार शो करवा रही होती है, इसे कहते हैं सिंपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है, जिसमें हम टू और मोर करेक्टरिस्टिक्स या वैल्यूज जो हैं अपने बार की शो करवा सकते हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो मैं अपने बार को मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड कर दूंगी, उसे हम कहेंगे मल्टीपल बार चार्ट। इसको कैसे शो करवाते हैं उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉ मल्टी बार चार्ट्स टू शो द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, यानी कि मैंने कॉटन की प्रोडक्शन भी बतानी है और एरिया भी बताना है फ्रॉम दीस ईयर्स। अब आप देखें पहले क्या था, ईयर था और टर्नओवर था, यानी कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मैंने वाई एक्सिस की ये वैल्यू शो करवानी थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब यार मेरे पास 1965 से 66 तक, 1970 से 71 तक, 1975 से 76 तक, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस। और इससे मुझे पता चलेगा कितने बार्स बनेंगे, मेरे 3 बार्स बनेंगे। उसके बाद एरिया और पॉपुलेशन प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप देखिए मिनिमम वैल्यू इन्होंने कौन सी दी हुई है, 1937 और ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्होंने दी हुई है आपको 3420। अगर इसकी बात की जाए तो इससे मिनिमम आप कितना बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 0 से लेकर 4200 तक एक स्केल बना लिया, आपने खुद ही देखकर अंदाजा लगाना कि आप किस तरह का कितने इंटरवल का स्केल बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 600 1200 1800 इस तरह का आपने एक स्केल बना लिया। ओके, अब यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, यानी कि आपकी जो 2 पार्ट्स की दोनों आपस में जुड़े हुए हैं
कंसीडर हम इसको एक ही बार करेंगे। तो फर्स्ट बार जो है उसका कलर आपने चेंज कर देना है और सेकंड बार बिल्कुल इसके साथ जुड़ी होगी ताकि ये अलग-अलग हम इंडिकेट कर सकें। तो फर्स्ट बार आपकी क्या शो करवा रही है, फर्स्ट बार आपकी यहाँ पर एरिया इन दी एकर्स यानी कि एरिया शो करवा रही है इन दी एकर्स, यानी कि ये वाला डाटा आपका शो। दूसरी आपकी बार जो है वो प्रोडक्शन शो करवा रही है जो कि ये है। जब आप अपने नोटबुक पर बनाएंगे आपने सिंपल ये इसी तरह एग्जैक्टली काम करना है कि यहाँ पर दोनों बार जोड़कर एक बार में कन्वर्ट करना है और साइज इनका डिफरेंट वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर 1965 से 66 तक आपका एरिया का है 2866। 2866 आपको पता है 2400 और 3000 के दरमियान में कहीं लाया करता होगा, तो ये आपने बार बना लेनी है और उसका एक कलर डिफरेंट करना है। उसके बाद जब आप दूसरी बार जोड़ेंगे तो कलर देने का मतलब ये है कि दोनों डिफरेंट नजर आए ताकि पता चले कि ये इसका डेटा है और ये इसका डेटा है। आप सिमिलरली यहाँ प्रोडक्शन इसी ईयर की कितनी हुई है 1588 आपको पता है 1200 और 1800 के दरम्यान कहीं पर लाइक करेगा, आपने वहां पर बना लिया अंदाजे से और इसको आपने कोई कलर नहीं दिया ताकि इन फ्यूचर आपको पता चले दिस रिप्रेजेंट्स areas value or and this represents production value। सिमिलरली आपने इसको भी ऐसे ही बनाना है और ऊपर आपने मेंशन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर ले। ये ऊपर आपने मेंशन करना है कि जो कलर है इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो कलर है इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने अगर यहाँ पर कुछ भी बनाया है तो यहाँ पर आप शो करेंगे। इसको हम कहते हैं मल्टी बार चार्ट। इस तरह से आप इसे बनाएंगे। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी हर बार एक बार जो है दो से ज्यादा सेक्शन में डिवाइड होती है। अब यहाँ पर इसकी बात की जाए एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल आपके पास पेशावर है, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, यानी कि आपको मल्टीपल सिटीज के नेम दिए हैं। जेंडर्स के नाम बताएं 64, 40, 60, 65। उसके बाद आपको मेल और फीमेल का एक डाटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको कंपोनेंट बार चार्ट के थ्रू सॉल्व करना है। कंपोनेंट बार चार्ट में आपकी जो बार होती है वो बेसिकली डिवाइड होती है। यहाँ पर आपने ऊपर वाले में आपने दो अलग अलग पार्ट्स बनाए थे बट उनको आपस में जोड़ दिया था, लेकिन थीम वो दो अलग अलग, बट इसमें आपने एक ही बार को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं इसको कैसे बनाएंगे, दिस विल बी योर एक्सेस एंड दिस विल बी योर वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में आप नाम लिखेंगे अपने सिटीज का और वाई एक्सेस में आप नाम लिखेंगे इस गिवन डाटा का। तो आपके पास ये जो आपको दी हुई है वैल्यूज, ये है मेल और फीमेल को प्लस करने से जो आई हैं और ये अलग अलग उन्होंने दिए कि मेल की अलग कितनी और फीमेल की अलग कितनी और इनका टोटल दिया हुआ यहाँ पर। आपने यहाँ पर 0 से लेकर 60 तक एक बना लिया, आप 70 तक भी बना सकते हैं, 80 तक भी बना सकते हैं, एक स्केल बना लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल टोटल कितना है यहाँ पर 64 64 थिंक सम मिस्टेक, यहाँ पर उन्होंने कोई मिस्टेक की है यहाँ पर इन। अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल, ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितनी आनी चाहिए पेशावर की, ये पेशावर है, ये रावलपिंडी है, ये सरगोदा है और ये लाहौर। पेशावर की कितनी आनी चाहिए 64। 64 आपको पता है यहाँ पर कहीं राय करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रावलपिंडी। रावलपिंडी का क्या होगा 40, दिस इज माई रावलपिंडी की 40।
उसके बाद आ जाते हैं हम सरगोदा पर। सरगोदा इज 60 एंड लाहौर इज माई 65, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब ये जो हो गए टोटल मेल और फीमेल की मिलाकर ये एक पूरी बार बनी है। अब मैंने ये बताना है कि इस पूरी बार में से कितने मेल और कितने फीमेल, 33 मेल और 31 फीमेल्स। तो लेट्स सपोज मैं अब इस बार को डिवाइड करूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल 33 ले लेती हूँ। 33 मेरा कहाँ पर आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ। तो अगर ये मेरा मेल है, मेल के लिए मैं एक अलग से सिंबल बना लेती हूँ लाइन का, और यहाँ पर मैं नोट भी करके बताऊंगी कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स मेल एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट फीमेल। तो बाकी रिमेनिंग एरिया क्या होगा, फिर बात है फीमेल। इसी तरह यहाँ पर 21 मेरा बेसिकली आता है 20 से थोड़ा सा ऊपर, दिस इज माई मेल एंड द रिमेनिंग एरिया कॉल्ड फीमेल। इसी तरह 32 कहाँ पर आता है, यहाँ पर, दिस इज माई मेल एंड द रिमेनिंग एरिया इज फीमेल। सिमिलरली यहाँ पर 35 30 और 40 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ पर मैं लाइन लगा दूंगी, दिस रिप्रेजेंट्स मेल एंड द रिमेनिंग वन इज फीमेल। तो आपने ये चीज भी जरूर बनानी है, और इस तरह से आप अपना जो कंपोनेंट का बार चार्ट है वो आप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो अब आ जाते हैं रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। ये भी एक तरह का चार्ट है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कि आपको पता है कि रेक्टेंगल के दो पार्ट्स होते हैं, उसको दो तरीकों से देखा जाता है, उसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई होती है। To represent the quantity by a rectangle, both length and breadth of the rectangle is used. Subdivided rectangle is drawn for the data where quantities along with their components are compared. तो सिंपल हम इसकी डायग्राम की तरफ ही देख लेते हैं, इसको उन्होंने कैसे बनाया है। तो अब अगर आप गौर से देखें, शुरू में मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, तो सिंपल बार चार्ट में बिल्कुल सिंपल एंट्रीज थी, एक एक्सिस के लिए, एक एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए। और जैसे जैसे हमारी कैटेगरीज इंक्रीज होती जा रही, यहाँ पर दो थी तो हमने ये बनाया, तीन थी तो हमने ये बना लिया। अब इसी तरह काफी सारी कैटेगरीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये मेरे एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस में मेजर दो कैटेगरीज आ रही हैं, बट ये दो मेजर कैटेगरीज आके सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी इंक्रीज हो गई है। अब इस चीज के लिए भी मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए। सिंपल पाई चार्ट, सिंपल ग्राफ या कंपोनेंट बार ग्राफ इज नॉट द सोल्यूशन। सो मैं यहाँ पर यूज करूंगी रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपनी रेक्टेंगल्स जिनकी शक्ल बिल्कुल बाहर से मिलती है मैं उन्हें यूज करूंगी, और उनमें मजीद छोटी सब रेक्टेंगल्स बनाऊंगी, उनके अंदर दरमियान कुछ सिंबल्स बनाऊंगी जिससे मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकूँ एज अ सेपरेट एंटिटी, और फिर उन्हें मैं यूज करूंगी एज अ डायग्राम। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इस एग्जांपल की, तो यहाँ पर उन्होंने फूड एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, जिसमें फूड है, क्लॉथिंग है, हाउस रेंट है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर दो फैमिलीज का डाटा दिया हुआ है, फैमिली नंबर ए और फैमिली नंबर बी। फैमिली नंबर ए का इन्होंने एक्चुअल एक्सपेंस और परसेंटेज एक्सपेंस दिया हुआ है, इसी तरह फैमिली बी का एक्चुअल एक्सपेंस और परसेंटेज एक्सपेंस दिया। अगर मैं इस डाटा को देखूं तो ये मेरा एक्सिस है, और ये पूरा का पूरा मेरा आएगा अंडर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, वाई एक्सिस में आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। वाई एक्सिस की बात करूँ तो मेरी दो डिफरेंट रेक्टेंगल्स यानी कि दो डिफरेंट बार्स बनेंगी। तो पहली बार मेरी सब डिवाइडेड होगी इनटू दीज टू पोर्शंस, एंड सेकंड बार विल बी डिवाइडेड ऑन दीज टू पोर्शंस। इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक, और यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज को इन्होंने जेड एक्सिस में भी
कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि बेसिकली हम इसको एक्सेस और वाई एक्सिस के थ्रू ही देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये हमने कैसे किया है। अच्छा, मैं आपको बताया था कि यहाँ पर दो बनेंगी। अब इसके एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उन्होंने क्या दिया है, एक्स एक्सिस में उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, RS40 एंड RS120। RS40 कहाँ से आया, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल, और दिस इज द एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल, और फॉर फैमिली ए एंड फैमिली बी। तो फैमिली ए का एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल यहाँ पर, और ये है मेरा एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल फॉर फैमिली बी। और यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है परसेंटेज 100 तक, दोनों की 100 के दरमियान लाई कर रही है। तो चूंकि मेरी परसेंटेज 100 के दरमियान लाई करे, तो मेरा स्केल भी 100 तक ही जाएगा। 0 से लेकर 10 तक का इंटरवल दे लें या 20 का दे लें, सब टू यू। इन्होंने यहाँ पर 20 का दिया हुआ है। क्योंकि दो फैमिलीज है, तो मैं यहाँ पर दो अपनी डायग्राम्स सॉरी रेक्टेंगल बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखें तो फूड, क्लॉथिंग, हाउस एंड एजुकेशन, ये मेरी सब डिवीजन है ऑफ दीज रेक्टेंगल, यानी कि मेरी रेक्टेंगल की सब डिवीजन होगी अंडर दीज कैटेगरीज। यानी कि कैटेगरीज के नाम तो होंगे, और साथ में उनकी एक्चुअल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पर फूड की बात की है, ये फूड की बात की है। फॉर फैमिली बी फूड की वैल्यू क्या है, 50% एक्सपेंस फॉर फूड। तो 50 कहाँ पर, 60 और 40 के दरमियान कहीं लाया करता है, तो मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगी और उसके लिए एक अलहदा से सिंबल डिजाइन करूंगी जो कि रिप्रेजेंट करेगा फूड को। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 24% एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो मेरा फूड का है, यानी कि टोटल यहाँ पर परसेंटेज की बात करूँ तो 60% जो है वो मेरा टोटल हाउस का एक्सपेंस है। तो यहाँ पर मैं 60 के ऊपर लाइन लगाऊंगी और इसके लिए मैं अलग से रिप्रेजेंटेशन करूंगी। सिमिलरली यहाँ पर मैं बात करूँ तो 11.7 यानी कि 14 जो है वो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस होगा मजीद, यानी कि यहाँ से 14 ऊपर मजीद। तो सो बेसिकली आपने यहाँ पर अपने यहाँ जो डाटा है, पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने एग्जांपल दी थी फैमिलीज ऑफ बजट ऑफ फैमिली ए एंड बजट ऑफ फैमिली बी की, उसमें आपको बेसिकली ही आपका क्वेश्चन था जिसमें उसने आइटम ऑफ एक्सपेंचर और फैमिली बी का डाटा दिया हुआ था। जब भी आपको यहाँ पर रेक्टेंगल एंड सब डिवीजन रेक्टेंगल वाला के थ्रू सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या करना है, हर चीज को आपने परसेंटेज एज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फैमिली ए के लिए वैल्यू एक्चुअल क्या है 24, बट अगर आप उसको परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो वो आपका आ जाता है बेसिकली 60। और इसी तरह यहाँ पर आप अगर एक्चुअल वैल्यू देखें फैमिली बी की, तो उसको अगर आप फॉर्म परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है आपका 50%। यानी कि आप उसको पहले परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे गिवन वैल्यू को, और उसके बाद आप इस डायग्राम की तरफ आएंगे। अच्छा, आपने जब इसको परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो पहले आप फॉर एग्जांपल आप देख लें यहाँ पर फूड का की असल वैल्यू क्या है 24, बट इन परसेंटेज फॉर्मेट इट्स वैल्यू 60। तो 60 पर आपने इस तरह से लाइन लगानी है और ये आपकी पहली एंट्री ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह सेकंड वैल्यू क्या है इसकी क्लोथिंग की 10%, 60 में 10 प्लस करो तो क्या बन जाता है 70। तो 670 कहाँ आता है 80 और 60 के दरमियान, यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ की और इसका सिंबल एक अलग से ड्रॉ कर दिया। इसी तरह आपने देखना है नेक्स्ट क्या है, हाउस एंड वो भी क्या है 10%, 10% है यानी कि 70, और पहले क्या वैल्यू थी 70, अब क्या हो गई है 80। 80 यहाँ पर आता है, आपने यहाँ पर लाइन लगाई और उसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है 7.5, 80 प्लस 7.5 क्या आ जाएगा 87.5, 87.5 कहीं ना कहीं यहाँ आता होगा 100 और 80 के दरमियान। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। इसी तरह नेक्स्ट वन इज 5, 2.5 एंड 5
0.0। तो आपने लास्ट जो भी कैलकुलेट की होगी परसेंटेज उसमें ऐड करते जाएंगे ये, और जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करके और लेटर से सिंबल बना लेने। सिमिलरली आपने फॉर परसेंटेज फैमिली बी, तो पहली वैल्यू क्या है उसकी 50%, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस उसका 60 है, इन द परसेंटेज फॉर्मेट इट इज 50। तो आपने यहाँ पर 50 यानी कि 40 और 60 के दरमियान कहीं आता है, आपने यहाँ पर लाई करता है, तो आपने यहाँ लाइन लगाकर इसको ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह 11.7, 50 प्लस 11.7 क्या आता है, जो भी आंसर आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करके वैल्यू और इसको सिंबल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आप अपना रेक्टेंगल एंड सब रेक्टेंगल की जो इक्वेशन है, सॉरी जो डायग्राम है वो आप बनाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट दिस परसेंटेज वैल्यू। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपने अगर कैलकुलेट करनी है परसेंटेज तो सिंपल आपने इसको लेना है, वैल्यू को पकड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन की हम निकालते हैं जिसकी वैल्यू है 24 विल बी डिवाइडेड बाय इसका टोटल जो भी है क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आएगा 60। तो 60 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो फॉर एग्जांपल फॉर फैमिली बी अगर आपने निकालने से परसेंटेज तो 60 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर इजीली अपना जो परसेंटेज में वैल्यूज है उसको कन्वर्ट करके तो ये चार्ट आप बना सकते हैं। ये तो बहुत इजी और सिंपल है। ओके तो नेक्स्ट वन आ जाता है, हम आ जाता है पिक्टोग्राम की तरफ। पिक्टोग्राम इज अ पॉपुलर डिवाइस फॉर portraying the statistical data by means of picture and small symbols। यानी कि पिक्टोग्राम में आप बेसिकली अपने सिंबल्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। Each said that a picture is worth 10,000 words। It is customary to represent the unit। अच्छा अब इन्होंने यहाँ पर जो भी बताया हुआ है वो आपने खुद ही पढ़ लेना है। कोई भी चीज किसी में प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लीजिएगा, बट सिंपल अगर मैं बताऊँ तो पिक्टोग्राम्स में हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, इसमें बार वगैरह या रेक्टेंगल वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टेन टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, इतने ये इन्होंने ईयर्स बताए हैं और इसी ईयर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं ये बताया। आपने इसको पिक्टोग्राम के थ्रू करना है। वैसे आप इसको बार चार्ट के थ्रू भी कर सकते हो, बट यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया हो कि आपने पिक्टोग्राम्स के थ्रू ही करना है। तो सिंपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो रिप्रेजेंटिंग 1000 एम्प्लॉयज बाय वन पिक्चर द पिक्टोग्राम इज स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 एम्प्लॉयज को ड्रॉ करना है तो पिक्टोग्राम के थ्रू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने एक सिंबल बनाया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, एक फिगर है पर्सन का। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इसको पिक्टोग्राम के थ्रू शो करें, तो आपने यहाँ पर वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में नहीं, वाई एक्सिस में अपने ईयर्स को शो करवाना है। जैसे कि 1950, 1955, 1960 और 1965, ये बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट है जैसा कि आपको यहाँ पर उन्होंने टेबल में दिखाया है। टेबल में जिस तरह से इन्होंने बताया अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने आए 2004। तो 2004 मतलब 1000 में शो करवाया हुआ है, 1000 में शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर 1000 टाइम आप इमेजेस नहीं बना सकते, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप 1000 टाइम्स ये फिगर्स नहीं बना सकते। तो आप ये काम कैसे करेंगे, आपने पहला बनाया, दूसरा बनाया, एक स्पेस बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा सो ऑन, और लास्ट में एक बनाया जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1000 एम्प्लॉयज को। यानी कि यहाँ पर आपने फर्स्ट लाइन में तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज जो है वो ड्रॉ की। ठीक है, इसी तरह आपने सेकंड टाइम कितने एम्प्लॉयज ड्रॉ की हैं 1 2 3 और आ गया आपने सो ऑन। ये इमेज एक्चुअल में रिमूव है। इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ये कम से कम ये एक्चुअल में ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पर एक सिंबल, ओके, एंड 2
990 एम्प्लॉयज। सिमिलरली यहाँ पर 4240 एम्प्लॉयज। सिमिलरली यहाँ पर 5380 एम्प्लॉयज। तो इस तरह से आप अपना जो पिक्टोग्राम है उसे आप शो करवा सकते हैं। और हमारे पास उसके बाद आ जाता है पाई पाई डायग्राम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिकली आपको एग्जाम्स में भी आ सकता है। पाई डायग्राम, अ पाई डायग्राम वाज आल्सो नोन एज सेक्टर डायग्राम, जिसमें हम अपने सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इट इज अ ग्राफिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर। यानी कि वही बात आ गई, हम अपने सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर सेक्टर का जो एरिया है वो डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप इस सेक्टर को डिफरेंट कलर से भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें एक दूसरे के साथ जो है डिफरेंशिएट का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे से डिफरेंट कर सकें अपना, और पढ़ने में भी इजी हो। पाई चार्ट को बनाने के लिए जब आप अपने सर्कल को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। आपको होता है कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब अगर मैंने अपना सेक्टर निकालना है कि मेरा सेक्टर जो है पूरा 360 में से कितना एरिया जो है कितने एरिया सेक्टर का निकलेगा, तो यानी कि सेक्टर मींस एंगल का की वैल्यू निकालें तो उसका फॉर्मूला होगा कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। तो इस तरह से मैं अपना सेक्टर निकाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की तरफ हूँ, represent the total expenditure and expenditure on various items of our family by pie diagram। तो ये मेरे आइटम्स है, ये मेरे एक्सपेंडर्स हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालने हैं सेक्टर्स। तो दिस इज वेरी सिंपल, इसे कैसे निकालेंगे? तो उसने क्या कहा है कि कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, तो कंपोनेंट पार्ट क्या है मेरा? फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन मेरा है 50, 50 डिवाइडेड बाय 150 क्योंकि ये मेरा टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 360। सिमिलरली इसका सेकंड वन का निकालूं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360। इस तरह से जब मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे मैं इस टेबल में यहाँ लिखती जाऊंगी, वो मेरे होंगे पार्ट ऑफ सेक्टर्स, यानी कि जितना पार्ट में लूंगी अपनी सर्कल में से। अच्छा, ये काम जब आप सारे के सारे पार्ट्स निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है और अपनी प्रोटेक्टर ले लेनी है, डी ले लेनी है, जिसमें आप हर एंगल को मेजर करके ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक डी लिया और डी आपने यहाँ पर रखी है और आपने वहां से 120 का एंगल फाइंड आउट करके निशान लगा लेना है और उसे ड्रॉ कर लेना। सेकंड वन आपने यहाँ पर अपनी प्रोटेक्टर रखनी है और उसमें से 72 का एंगल ड्रॉ करके आपने इसको सॉल्व करना है। ये अब आपने खुद करना है और आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बट आपने ये क्योंकि ये चीज़ पहले भी की हुई है तो आई थिंक ये आपसे हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब हर सेक्टर को डिवाइड करेंगे तो सब के सिंबल्स अलग-अलग होने चाहिए और उसके ऊपर नाम लिख दीजिएगा कि ये इस सेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस रिप्रेजेंट फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट पर, जिसके नाम से समझ आ रहा है कि आप अपने प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें पार्टिकुलर्स हैं 1960 से लेकर 1970, मटेरियल्स, वेजेस, पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट, प्रोसीडिंग, प्रॉफिट और लॉस, प्लस में और माइनस में। बेसिकली प्लस रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड माइनस रिप्रेजेंट लॉस। अगर आपको सिंपल ये ना लिखा हो, +2 - 3 लिखा, तो आप बेसिकली +2 प्लस और माइनस से भी कंसीडर कर सकते हैं। मटेरियल की वैल्यू, मटेरियल की प्राइस क्या थी 1960 में और 1970 में कितनी हो गई? वेजेस कितने थे 1916 में और 1970 में कितने हो गए? पॉलिशिंग की प्राइस क्या थी 1916 में और 1970 में कितने हो गई है? और इसकी टोटल कॉस्ट 1960 में कितनी थी, 1970 में कितनी हो गई है? प्रोसीड्स
की प्राइस कितनी थी और 1960 में और 1970 में कितनी हो गई, और उसके बाद इन दोनों को माइनस करने से क्या आंसर आया है 2 जो कि पॉजिटिव है, और इन दोनों को माइनस करने से क्या आंसर आया है 3 जो कि नेगेटिव में रिप्रेजेंट्स 2 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ और इस 1970 में 3 रुपीज का लॉस हुआ। तो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है प्रॉफिट और लॉस को। तो अब आपने यहाँ पर एक डायग्राम बनानी है जिसमें आपकी ये जो बेस लाइन है जो आपकी प्रॉफिट और लॉस को शो करेगी, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपका स्केल जो है बेसिकली वो आपका वाई एक्सिस में होगा। तो अगर आप अपनी इस वैल्यू को गौर से देखें तो आप इसको 0 से लेकर 100 तक बना सकते हैं एक स्केल, और यहाँ पर बेसिकली 2 बार्स बनेंगी क्योंकि आपके पास 2 ईयर्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं, दीज आर 2 कैटेगरीज 1960 और 1970। तो 2 बार्स बनेंगी। बेसिकली आप अपनी इस बार को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है ओके, वन मोर थिंग, जब आप यहाँ पर वाई एक्सिस में अपनी वैल्यूज को मैप करेंगे तो वो आप करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी कॉस्ट निकले, दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर 1960s एंड फॉर 1970s। तो 1960s के लिए 10 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी आपके पास वैल्यूज निकली, फॉर एग्जांपल अगर इसकी 15% निकली तो आप यहाँ पर 50% तक, 100 से लेकर 50% तक आप यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे और सिंबल्स आपने अलग से शो करवानी है जो बाकी सबसे डिफरेंट हो, और यहाँ पर आपने शो भी करवाना है। फॉर एग्जांपल दिस सिंबल रिप्रेजेंट मटेरियल वेजेस एंड पॉलिशिंग। इसी तरह आपने इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 16 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 28 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने यहाँ पर इसको शो करवा देना है। फॉर एग्जांपल ये आपका अगर निकला है फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर आया है 55%, तो आपने यहाँ पर 55% तक 55 तक आपने एक लाइन लगानी है और यहाँ पर आपने सिंबल्स के साथ इसको शो करवा देना। इसी तरह 8 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, शो करवा देना है, जो कि वेजेस को, मटेरियल्स को, पॉलिशिंग को हर सिंबल शो करवाएगा। अच्छा, लास्ट में आपने प्रॉफिट और लॉस को कैसे मेजर करना है। प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, 18 और प्लस 20। फॉर एग्जाम्पल 18 प्लस 20 तो क्या आंसर आएगा आपके पास 38। आपने करना है 2 डिवाइडेड बाय 2 आपका प्रॉफिट है, 2 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैप कर लेना है। तो अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर जो भी मैपिंग होगी वो 0 से ऊपर ऊपर ही होगी। इट मीन्स आपका जो है जो भी आपके पास आंसर आया वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आपने इसकी अगर बात की जाए तो आपने इसको कैसे निकालना है, 28 प्लस 25, इन दोनों को प्लस किया, 5 8 9 10 11 53। ओके, सो आपने क्या करना है, -3 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैपिंग करनी है। क्योंकि आपका आंसर माइनस में आया होगा, फॉर एग्जांपल आपका माइनस आया है, आपका आंसर है -5 फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और रिमेनिंग आपने यहाँ तक फिनिश करना है। और नीचे आने का मतलब यही है, 0 से नीचे आने का मतलब यही है कि आपकी वैल्यू आ गई है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या है, आपको लॉस हुआ है। तो इस तरह से आपने अपनी इस डायग्राम को शो करवाना है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम ग्राफ्स की तरफ पढ़ेंगे। आज हमने सारी की सारी डायग्राम्स और उनकी उन्हें कैसे बनाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज और ये किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है वो हमने देखा। तो इंशाल्लाह हम कल से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, और आपने इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और किसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।